उसके लिए जिम्मेदार कौन थी? जो वहां की स्थानीय असेंबली थी। लेकिन उस कानून को मानने के लिए, न मानने के लिए कौन स्वतंत्र होता था? गवर्नर स्वतंत्र होता था। यानी कि अमेरिका की जो शासन व्यवस्था थी वो दोषपूर्ण थी। अमेरिका की शासन व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं थी, दोषपूर्ण थी। क्योंकि जो अधिकार स्थानीय असेंबली को मिलना चाहिए, जो वहां की स्थानीय असेंबली है, जो आम लोगों के द्वारा चुन करके जो लोग आते थे, उनको अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार किसके पास है? गवर्नर के पास है। दूसरा बोल रहे हैं कि आरंभ में ब्रिटिश सरकार का सीमित हस्तक्षेप। आरंभिक समय में ब्रिटिश सरकार का सीमित हस्तक्षेप, यानी कि शुरुआती दौर में जैसे देखेंगे कि हमने यहाँ पे आगे कुछ कानून के नाम लिखा है, जैसे कि शुगर एक्ट, स्टम्प एक्ट, तो नौ संचालन कानून है, व्यापारिक अधिनियम है, औद्योगिक अधिनियम है। ये सारे कानून पहले से ही थे, ये सभी कानून पहले से थे। जैसे कि यहाँ पे नौ संचालन कानून है, 1651 ईस्वी का है, 1651, 1651 में नौ संचालन कानून लागू कर दिया गया था। इसके बाद व्यापारिक अधिनियम है और औद्योगिक अधिनियम है, ये सारे कानून पहले से लागू थे। लेकिन ब्रिटेन में 17वीं सदी के दौरान यानी कि 16 साल से लेकर के 1688 तक, यानी कि शुरुआत के 85 से लेकर के 88 वर्षों तक ब्रिटेन में एक लंबा संघर्ष चला है, जिसको 1688 का रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। मजदूरों के बीच में और संसद के बीच में, मजदूरों को अधिकार को लेकर, जिसको क्या कहता है? रक्तहीन क्रांति कहता है। तो वैसे उस रक्तहीन क्रांति में चूंकि ब्रिटेन पहले से ही उलझा हुआ था, तो ऐसी स्थिति में जो ये कानून थे, उन कानूनों को कड़ाई से नहीं लागू किया गया था। तो चूंकि वो कानून कड़ाई से नहीं लागू किए गए थे, इसलिए अमेरिकी नागरिकों को इस कानून से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए कोई विरोध नहीं हुआ। तो अगर जैसे शुरुआती दौर से ही अगर ब्रिटेन उपनिवेशों के ऊपर अगर कड़ा नियंत्रण रखता, जो अमेरिकी उपनिवेश था उसके ऊपर कड़ा नियंत्रण रखता, तो अमेरिका की क्रांति संभवतः नहीं हो पाती और लोग विरोध नहीं करते। तो एक ये भी कारण था कि जो अभी आगे मैं बताऊंगा कि नौ संचालन कानून, व्यापारिक अधिनियम और औद्योगिक अधिनियम क्या था, अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि आरंभ में ब्रिटिश सरकार का सीमित हस्तक्षेप, यानी कि शुरुआती दौर में ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल सीमित हस्तक्षेप किया है उपनिवेशवादी देशों में। लेकिन जब कड़ाई से इसका पालन किया जाने लगा, तो कड़ाई से पालन करने के क्रम में विरोध होने लगा। दूसरा एक है सप्तवर्षीय युद्ध। इसके बारे में हम लोगों ने आधुनिक भारत में भी बहुत डिटेल से पढ़ा है, याद आ रहा है? 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक, 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक। इसमें हुआ क्या था कि अमेरिका में फ्रांस भी अपना उपनिवेश फैला रहा था और ब्रिटेन भी अपना उपनिवेश फैला रहा था। दोनों देश अपने उपनिवेश फैला रहे थे। मिसिसिपी के क्षेत्र में फ्रांस का कब्जा था, और जब तक फ्रांस का कब्जा वहां पे रहा, फ्रांस का उपनिवेश रहा, तब तक जो अमेरिका के नागरिक हैं वो ब्रिटिशर्स अपना क्षेत्र न बढ़ाए, इसलिए उनको फ्रांस से सहयोग लेना पड़ा। याद है? आधुनिक भारत में भी हमने पढ़ा है, क्योंकि वो किससे सहारा ले रहे हैं? ब्रिटेन से सहारा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्रांस अपना उपनिवेश न फैलाए। और यही वो समय है, थोड़ा सा याद कीजिएगा, जब हमने थर्ड कर्नाटक वार पढ़ा था, थर्ड कार्नेटिक वार, तृतीय कर्नाटक वार, जिसमें वांडियावास का युद्ध भी हमने पढ़ा था 1760 में। और कर्नाटक युद्ध में हमने पढ़ा था कि कर्नाटक युद्ध और कुछ नहीं था, जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था उसी का विस्तार मात्र था, जो 1763 ईस्वी में पेरिस की शांति समझौता के द्वारा समाप्त हुआ। पेरिस की शांति समझौता के द्वारा समाप्त हुआ। कौन सा? कार्नेटिक वार। लेकिन उस समय जैसे इंडिया में ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे से जूझ रहा है, एक दूसरे को रोक करके अपने सीमा विस्तार को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिका में भी उलझ गए। अमेरिका में भी, जो अमेरिका में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, अपना अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए। तो जब अपना अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए अमेरिका और फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध में जहां ब्रिटेन में उलझ रहा है, उसी की परिणति हमें
भारत में भी कर्नाटक युद्ध में दिखाई देती है। यूपीएससी ने पूछा भी था एक बार क्वेश्चन इसके बारे में, कर्नाटक युद्ध को अमेरिकी क्रांति से जोड़ करके। तो यही वो समय है जब ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में भी लड़ रहा है, अमेरिका में भी लड़ रहा है और भारत में भी लड़ रहा है। और जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है यूरोप में और वहां अमेरिका में, शुरुआत तो अमेरिका से हुई थी लेकिन उसका प्रभाव यूरोप में भी दिखता है। तो जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है भारत में भी आप देखेंगे कि तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। और यही वांडियावास का युद्ध है 1760, जिसके बाद फ्रांसीसी सत्ता भारत से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और 1760 के बाद ब्रिटेन का कब्जा भारत के ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये हमें दोनों जोड़ करके पढ़ना है कि उसका प्रभाव यहां पे क्या दिख रहा है। फिर हम इससे आगे बढ़े। अब सप्तवर्षीय युद्ध हो गया। अब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ तो लेकिन अमेरिका की क्रांति में इसका क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिका की क्रांति में इसका यह प्रभाव पड़ा कि जो अमेरिका के निवासी अमेरिकी समाज पहले फ्रांस के उपनिवेशिक विस्तार को रोकने के लिए ब्रिटेन का सहारा लेता था, अब वो सक्षम हो गया। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब वो विद्रोह कर सकता है। अब उसको फ्रांस के उपनिवेश को रोकने के लिए ब्रिटेन का सहारा नहीं चाहिए। यानी कि अब विद्रोह की शुरुआत हो जाती है इसके बाद से। पहले जहां उसको ब्रिटेन का सहारा चाहिए होता है, क्योंकि दोनों उपनिवेशवादी देश है ना, फ्रांस भी उपनिवेशवादी है और ब्रिटेन भी उपनिवेशवादी है, दोनों उस समय अमेरिका में है। तो उस समय ब्रिटेन का सहयोग इसलिए करना पड़ता है अमेरिकन को ताकि फ्रांस अपना उपनिवेश न फैलाए। आ रहा समझ? फिर आगे बढ़िए। अब सप्तवर्षीय युद्ध हो गया। इसके बाद एक और घटनाक्रम होती है, जो वहां के निवासी हैं वो लोग पश्चिमी क्षेत्र की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैसाचुसेट्स का जो क्षेत्र है ना, वहां से पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, ताकि अपना क्षेत्र फैलाना चाहता है, क्योंकि ब्रिटेन ने सप्तवर्षीय युद्ध के बाद बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि उनका फिर रेड इंडियन के साथ संघर्ष होने लगा, रेड इंडियंस के साथ, जो वहां के मूल आदिवासी थे। तो ब्रिटेन क्या करता है कि पश्चिमी क्षेत्र को रेड इंडियंस के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देता है। यानी कि अब जो वहां के निवासी हैं अपना विकास पश्चिमी क्षेत्र की तरफ नहीं कर सकते हैं। तो जब वो पश्चिमी क्षेत्र की तरफ अपना विकास नहीं करेंगे तो उन्होंने ब्रिटेन को अपना स्वाभाविक दुश्मन मान लिया। क्लियर? तो ये रहा सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम। अब देखिए इसका आगे क्या परिणाम अभी दिखता है। उपनिवेशों का आर्थिक शोषण शुरू होता है। उपनिवेशों का आर्थिक शोषण, क्योंकि होता क्या है कि यहां पे आप देखेंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध के बाद ब्रिटेन को बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है। सप्तवर्षीय युद्ध में 7 साल युद्ध चला, कोई कम युद्ध तो चला नहीं है, तो ब्रिटेन को बहुत आर्थिक हानि हुई। तो चूंकि आर्थिक हानि हुई तो यहां पे एक 1760 ईस्वी के आसपास में एक शासक आता है ब्रिटेन में, जॉर्ज तृतीय। और वो ये चाहता है कि जो ब्रिटिश संसद है उसको एक कठपुतली की तरह व्यवहार किया जाए उसके साथ। और उनका एक बिल्कुल प्रयास रहा है कि ब्रिटिश संसद को कठपुतली की तरह उपयोग करें 1760 ईस्वी में। क्लियर? और इसी समय वहां के प्रधानमंत्री आते हैं ग्रेनविले। कौन आते हैं? ग्रेनविले। जॉर्ज तृतीय वहां के शासक हैं और ग्रेनविले क्या है? प्रधानमंत्री है। तो उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा युद्ध के हार जाने के रूप में औपनिवेशिक क्षेत्र से कर वसूलने की कोशिश की और ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने की कोशिश की। इसमें सबसे पहले एक आता है नौसंचालन कानून। नौसंचालन कानून, इस कानून के तहत ब्रिटेन ये करता है कि जितने भी व्यापार होंगे, जितने भी समुद्री व्यापार होंगे, जलमार्ग से जो भी व्यापार होंगे, वो या तो ब्रिटेन या उत्तरी आयरलैंड या किसी उपनिवेश के ही जहाजों द्वारा किया जा सकता है। नौसंचालन कानून। अरे बात समझ? नौसंचालन कानून ये था कि जो भी अमेरिका के साथ व्यापार होगा, जितने भी व्यापार होंगे, वो या तो ब्रिटेन के जहाज से होंगे या उत्तरी आयरलैंड के जहाज से होंगे या उपनिवेश के जो जहाज हैं वहीं से होंगे। ब्रिटिश उपनिवेश के जहाज से ही हो सकता है और किसी से अमेरिका से व्यापार संभव नहीं है। ये कौन सा कानून था? नौसंचालन कानून था। आ तो गया था 1651 ईस्वी में, पहले ही आ गया था। लेकिन हमने बोला कि उस समय जो ब्रिटेन की जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, इसके कारण से इसको कड़ाई से लागू नहीं किया गया था।
लेकिन अब क्या किया, ग्रेनविले ने क्या किया कि उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करने लगा और इन कानूनों को कड़ाई से पालन करने लगा। तो अब इससे क्या हुआ कि जो अमेरिकी समाज है उसको लॉस होगा, उसको लगातार लॉस हो रहा है, तो वो विरोध करने लगा नौ संचालन कानून का। ठीक उसी तरीके से व्यापारिक अधिनियम था। व्यापारिक अधिनियम में ये बात हो गया था कि जो अमेरिका की जो वस्तुएं हैं, अमेरिका में जो कुछ उत्पादित वस्तुएं हैं जैसे लकड़ी, लोहा, सूती वस्त्र, ये सब ब्रिटेन को ही आयात हो सकता था और किसी को आयात नहीं हो सकता था। तो ऐसी स्थिति में जो अमेरिकी नागरिक थे उनके लिए समस्या हो गया, क्योंकि यदि सिर्फ ब्रिटेन को ही आयात होगा तो उनको कम मूल्य मिलेगा, ज्यादा मूल्य नहीं मिलेगा। और ज्यादा मूल्य नहीं मिलने का मतलब यह है कि उस समय उनको फ्रांसीसी, डच, स्पेनिश ज्यादा मूल्य में उस वस्तुओं को खरीद सकते थे और ज्यादा मूल्य देने के लिए तैयार थे। लेकिन व्यापारिक अधिनियम के तहत यह कह दिया गया था कि जो अमेरिका में जो माल तैयार हो रहा है और जो ब्रिटेन में नहीं है वो कहां भेजा जाएगा, ब्रिटेन, यानी कि अमेरिका सिर्फ ब्रिटेन को ही निर्यात कर सकता है। औद्योगिक अधिनियम था ये। औद्योगिक अधिनियम में क्या था, बोला कि ब्रिटेन में जिन चीजों का उत्पादन होता है वो अमेरिका नहीं कर सकता उत्पादित, जैसे सूती वस्त्र, टोपी, एक टोपी होता था हैट टाइप से जो वहां पे बनता था। तो अब चूंकि ब्रिटेन में इसका उत्पादन होने लगा है तो अब इसका उत्पादन अमेरिका नहीं कर सकता है। तो ऐसे में ये अमेरिकी जनमानस के खिलाफ था, उनका लगातार आर्थिक शोषण हो रहा था, यानी कि उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण का मतलब क्या है, आपने नौ संचालक कानून लेकर के आ गया, यानी कि व्यापार हो सकता है तो सिर्फ किन से हो सकता है, ब्रिटेन के जहाज से हो सकता है, उत्तरी आयरलैंड के जहाज से हो सकता है, या जो ब्रिटेन के उपनिवेश है उनके जहाज से हो सकता है। तीसरी चीज कि अगर जिस कच्चे माल की आवश्यकता है तो कच्चे माल की आवश्यकता वाले जितने भी जहाज हैं वो पहले ब्रिटेन के बंदरगाह पे आएंगे और फिर ब्रिटेन के बंदरगाह पे आने के बाद फिर अमेरिका जाएंगे। या अगर कोई भी व्यापार हो रहा है तो उस व्यापार में ब्रिटेन का बंदरगाह एक मीडिएटर है, यानी कि कहीं से कहीं आपको व्यापार करना है, लेकिन ये नौ संचालन कानून के तहत क्या होगा, जहाज सबसे पहले कहां पहुंचेगा, ब्रिटेन पहुंचेगा। तो अब ब्रिटेन चूंकि जहाज पहुंचेगा, यानी कि डायरेक्ट आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, पहले जहाज कहां लेके जाना पड़ेगा, ब्रिटेन लेके जाना पड़ेगा। तो ब्रिटेन जाने से जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास हुआ, ब्रिटेन के जहाज रानी का विकास हुआ, ब्रिटेन के उद्योगपतियों का विकास हुआ। चूंकि अगर माल आ रहा है, लोडिंग हो रही है, अपलोडिंग हो रही है, तो माल कहीं तो रखेंगे ना, आवाजाही तो होगा ना, व्यापार तो होगा ना। यानी कि कुल मिला के उपनिवेशों के शोषण के ऊपर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी, ब्रिटिश अपना विकास कर रहे थे। तो ये सारे सम्मिलित जो कारण थे वो किसके कारण थे, अमेरिकी क्रांति के कारण रहे। फिर इससे आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बौद्धिक चेतना का विकास। जैसे भारत में भी हमने पढ़ा ना 19वीं सदी में बौद्धिक चेतना का विकास। तो उस बौद्धिक चेतना का विकास जो भारत में 19वीं सदी में हो रहा है, वो बौद्धिक चेतना का विकास 18वीं सदी में अमेरिका में हो रहा है। यहां पे आप देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन है, थॉमस पेन है, सैमुअल एडम्स है। तो इन लोगों ने, चूंकि वहां पत्रकारिता की विकास हो चुकी है, ना, तो पत्र, पत्रिकाएं, समाचार, अखबार, इनके माध्यम से इन लोगों ने स्वतंत्रता जगाने की प्रेरणा दी। और इनके ऊपर जो प्रबोधनकालीन चिंतक है, कांट है, मैकियावेली जिसने शक्ति के पृथक्करण की बात की, कांट जिसको उदारवाद का जनक कहा जाता है, रूसो सामान्य इच्छा का सिद्धांत, कॉमनवेल्थ। तो इन सबके विचारों का, यहां रूसो कहता है कि मनुष्य सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, स्वतंत्र रूप से पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इन प्रबोधनकालीन चिंतकों का प्रभाव पड़ रहा है किसके ऊपर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पेन, सैमुअल एडम्स। तो इन लोगों ने लगातार अमेरिकी जनमानस में चेतना फैलाया।
अमेरिकी जनमानस में चेतना फैलाया और उनको स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। तो वहां पे बौद्धिक चेतना का भी विकास हो चुका था। जैसे भारत में राष्ट्रवाद का जन्म होता है, क्योंकि राष्ट्रवाद के जन्म में जितना पत्र पत्रिकाओं और अखबार का महत्वपूर्ण भूमिका है, उतना ही अन्य कारण, समाज सुधार, बौद्धिक चेतना, इनकी भूमिका है। तो बौद्धिक चेतना का प्रसार कैसे हो रहा है? पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो रहा है, समाचार के माध्यम से हो रहा है, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो रहा है। और फिर आता है संवैधानिक मुद्दे। संवैधानिक मुद्दे, इसमें अमेरिका की क्रांति का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है संवैधानिक मुद्दे, और अमेरिका की क्रांति का एक सबसे बड़ा नारा है